हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का एक शानदार सा चैप्टर, वर्क एनर्जी पावर इन जस्ट वन शॉट। गाइस, आज इस वीडियो के एंड तक इस चैप्टर का आपको वो रस दूंगा ना कि आप रस भरे बन जाओगे। आप ना बस इस वीडियो में टिके रहो, मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर की जो दम है ना वो कैसे निकालनी है। समझे? इस चैप्टर को एकदम शॉर्टेस्ट और आसान भाषा में हम इस वीडियो में समझेंगे। आप इस वीडियो के एंड तक खुद से कमेंट करके जाओगे, बोले सर मुझे मजा आ गया, इस चैप्टर को जितना मैं 3 घंटे में नहीं पढ़ पाया आपने मुझे 1 घंटे पढ़ा दिया। और बस यही मैं चाहता हूं कि आप यहां से खुश होकर के जाओ और इस चैप्टर पर अपनी कमांड बिल्कुल जो है पकड़ मजबूत करके जाओ। ठीक, मैंने ना यहां पे 4-6 घंटे लगातार खड़े होकर के आपके लिए नोट्स आसान से आसान भाषा में तैयार करे हैं। अगर आप इनको डाउनलोड कर लोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स पर मिल जाएंगे। अभिषेक साहू सर फिजिक्स टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है ये मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जरूर से डाउनलोड कर लेना नोट्स को टेलीग्राम चैनल पे जाके। अगर ये लिंक बाय चांस काम नहीं करती है तो आप मैनुअली सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाकर के अभिषेक साहू सर फिजिक्स और वहां से ज्वाइन कर लेना। बाकी का जो चैप्टर है ना उनके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे जिनको हमने कवर कर दिया है, जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट वन शॉट बाय अभिषेक साहू लिख के यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। लॉज ऑफ मोशन वन शॉट बाय अभिषेक साहू, मोशन स्ट्रेट लाइन वन शॉट बाय अभिषेक साहू, मोशन प्लेन वन शॉट बाय अभिषेक साहू, प्रोजेक्टाइल मोशन बाय अभिषेक साहू। आप यूट्यूब पे लिख के सर्च तो करो, आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी, डिफरेंशियल हो चाहे इंटीग्रेशन, और आपको मजा आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। अभी हम स्टार्ट करेंगे वर्क क्या होता है। देखो, बेसिकली आपने सुना है कि वर्क का मतलब है काम करना, तो काम तो भाई बहुत सारे होते हैं। जैसे मान के चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लगातार 1 घंटे तक खड़े होकर अभी आपके सामने कुछ ना कुछ बोलते ही रहूंगा, है कि नहीं? तो ये भी मेरा वर्क है। लेकिन क्या फिजिक्स इसको वर्क मानती है? क्या क्लास 11 के पहले पेज पर जो इस चैप्टर का है क्या वो इसको वर्क मानता है? आंसर है पहला पेज नहीं मानता, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो वो भी इस चीज को वर्क मानेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे फिजिक्स के पहले पेज से, है ना, इस चैप्टर के। फिर मैं आपको इन डेप्थ और बाकी सारी बातें बताने वाला हूं कि भाई अगर मैं पढ़ा रहा हूं अपनी जगह पे खड़े होकर ही लगातार बोलता चला जा रहा हूं तो क्या फिजिक्स इसको वर्क मानेगी या नहीं मानेगी। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि एक्चुअल में वर्क क्या होता है। तो देखिए, बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि जब आप किसी बॉडी पर, जैसे कि ये हमारे पास एक ब्लॉक हो गया, इस ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने से ये ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट कर गया, जैसे कि ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया, तो हम बोलेंगे कि हमने कुछ वर्क करा है। ठीक, तो वर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को मैंने लिखा F और डिस्प्लेसमेंट को लिखा मैंने S। लेकिन यहां पर ये फॉर्मूला तो बन गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि फोर्स सीधा सीधा लग रहा है। लेकिन क्या हो जाए कि फोर्स अगर तिरछा भी लगे तब क्या होगा? यहां पर तो एंगल का कोई कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं है, यहां पे एंगल का तो कोई जो है बातचीत हुई नहीं है। हाँ, तो अगर फोर्स एंगल पे लगेगा तब हम क्या करेंगे? तो जैसे ये मैंने एक एग्जांपल पकड़ लिया है पे। हाँ, ये एक इंसान है, मतलब एक बंदा है ये, और ये ना ये पीछे एकदम रस्सी से एक रोड पर पड़े हुए बड़े से बोरे को खींच रहा है या ब्लॉक को खींच रहा है। ठीक, तो अभी ऐसे खींच के जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक हवा में तो नहीं उड़ेगा ना, नहीं उड़ेगा ना। तो ये ब्लॉक ये खींचता चला जा रहा है और ये ब्लॉक खींचता हुआ ये यहां से यहां पहुंच गया, मतलब ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट हो गई इस डायरेक्शन में कुछ S। अब फोर्स लग रहा है कहां? फोर्स लग रहा है भाई रस्सी से खींच रहा है ऐसे, तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो गई? ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन, ये हो गया F। ठीक, अभी आप ये समझो, क्या ये फोर्स सीधा है? नहीं, ये फोर्स एंगल पे है। सीधा फोर्स ऐसा होता है, लेकिन ये फोर्स सीधा होने के बजाय ऐसे है, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है। तो भाई ये हो गया एंगल थीटा, है कि नहीं? ये हो गया एंगल थीटा, मतलब फोर्स किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। अभी देखो क्या होता है कि फोर्स ऐसे है, फोर्स कैसे है? फोर्स ऐसे है, फोर्स ऐसे है। तो जरा ये सोचो कि ये फोर्स जा कहां रहा है? तो ये फोर्स जा रहा है आगे भी और ऊपर भी। कहां जा रहा है? आगे भी और ऊपर भी। तो आप ये देखेंगे, देखो जरा मेरा हाथ कहां जा रहा है, ये देखो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो इस फोर्स के इसी तरह से 2 कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट हो गया यहां पर आगे वाला और एक कंपोनेंट हो गया ऊपर वाला। तो देखो, जिस कंपोनेंट के साथ यहां पर थीटा एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो F का कॉस थीटा कंपोनेंट, तो F कॉस थीटा, और ये हो गया F साइन थीटा। जिस कंपोनेंट के साथ एंगल नहीं बनता उसका नाम हो गया F साइन थीटा। अभी देखो, तो ये यहां पर क्या होगा? वर्क का फॉर्मूला वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम यहां पे कौन सा फोर्स ले लें? इसके तो 2 टुकड़े कर लिए, F cos थीटा वाला लें कि F sin थीटा वाला। तो आप ये देखो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुई? ये ब्लॉक तो खिसक के यहां पहुंच गया,
इसका मतलब है ऐसा कौन सा फोर्स है जिसने इसको आगे खिसका दिया, कहां, आगे। तो आप यहां पर देखेंगे कि F cos थीटा आगे जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मैंने यहां पर लिख दिया F cos थीटा। तो देखो F और S को मैंने एक साइड लिखा और cos थीटा को मैं एक साइड लिखा, तो फोर्स का वर्क का ये फॉर्मूला बन गया Fs cos थीटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। कभी भी कोई एंगल आपको मिल जाए तो आप इस फॉर्मूले में रखेंगे Fs cos थीटा, ठीक है। अभी समझिए जरा, Fs cos थीटा मेन फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम इसको स्केलर मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, हमेशा हमेशा ये वेक्टर का रूल होता है कि cos थीटा हटाने पे डॉट आता है, ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट हो गया। और अगर यहां साइन थीटा लगा होता तो साइन थीटा को हटाने पे क्रॉस आ जाता, समझे। लेकिन सुनो, अभी क्या है ना कि ये देखो वर्क कैसी क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। आप यहां से गए इस डायरेक्शन में आपने 100 जूल का वर्क कर लिया, और आप यहां से गए इस डायरेक्शन में तब भी आपने 100 जूल का वर्क कर दिया। टोटल कितना वर्क कर लिया आपने कर लिया 200 जूल, 200 जूल। वर्क डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से स्कूल गए, आपने 1000 जूल का वर्क कर लिया, अब आप स्कूल से घर आ जाओ तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि नहीं आपके अंदर वो पूरी एनर्जी वापस आ गई, आपका 1000 जूल का और वर्क हो गया, मतलब वर्क डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वर्क कैसी क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है जूल। वर्क की और एनर्जी की सभी फॉर्म, चाहे वो कोई सी भी एनर्जी हो, सबकी यूनिट क्या है, जूल। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² T-2। क्लियर है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे वर्क के टाइप्स को। वर्क आपके 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। अभी देखो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, ये सब कुछ लिखा है मैंने, लेकिन आपको सब कुछ समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। पॉजिटिव वर्क में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो पॉजिटिव है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो नेगेटिव है। और जीरो वर्क में तो थोड़ी से 2 केसेस हैं, अभी हम समझ लेते हैं। ठीक, सब कुछ लिखा है आपके पास, मिल तो जाएगा, ये लो मैं बैठ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब देख लो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क को अगर हम एक्सप्लेन करें, देखना ये बंदा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में खिसक गया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन है, तो भाई ये वर्क कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन अब यहां पे देखना, यहां पे देखना कि इंसान जो है इस बॉल को उसने ऊपर फेंका, ठीक। अब ग्रेविटी करे रुक जाओ, ग्रेविटी इस बॉल को ऊपर जाने नहीं दे रही है, लेकिन बॉल फिर भी ऊपर चली गई। तो ग्रेविटी ने फोर्स तो लगाया नीचे, लेकिन ये बॉल कहां चली गई, ये बॉल चली गई ऊपर। तो ग्रेविटी ने फोर्स लगाया नीचे, लेकिन फिर भी बॉल चली गई ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया नेगेटिव। कैसा हो गया, नेगेटिव। जबकि इसी केस में पॉजिटिव वर्क भी हो रहा है, इस इंसान ने बॉल को ऊपर फेंका तो भाई बॉल ऊपर ही चली गई, तो इंसान के द्वारा किया गया वर्क हो गया पॉजिटिव और ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क हो गया नेगेटिव। जैसे यहां पे देखो, इंसान ने इस बॉक्स को आगे भेजा, डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो गई, तो वर्क हो गया पॉजिटिव। जबकि फ्रिक्शन ने इस ब्लॉक को रोकना चाहा, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो फ्रिक्शन ने फोर्स लगाया यहां पे, लेकिन फिर भी ब्लॉक पहुंच गया यहां पे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव व्हाइल वर्क डन बाय दिस मैन इज पॉजिटिव इन पुशिंग दिस ब्लॉक। समझ में आ रहा होगा आई होप। नाउ अभी हम बात करते हैं जीरो वर्क की। अभी जीरो वर्क में क्या होता है ना, तो जीरो वर्क की अगर हम बात करेंगे, जीरो वर्क में 2 केसेस होते हैं। एक तो आपका वर्क और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, वर्क और डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री पे या कहीं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन आपका 0 होता है, ये एक केस है। और दूसरा केस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में से कुछ भी 0 हो गया, तब भी हम वर्क को क्या बोलते हैं कि भाई वर्क 0 है। जैसे कि मैं यहां पर देखूं कि इस इंसान ने अगर जो है इस पहाड़ी को या इस बड़ी सी रॉक को खिसकाने की कोशिश करी, फोर्स तो बहुत लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, वो खुद कह रहा है मैं हिलेगा नहीं साला, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क यहां पे कितना हो गया, 0। ठीक, अब बाय फॉर्मूला हम देखें तो वर्क का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। तो अगर यहां पर जो है cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि भाई वर्क जो है ये क्या माना जाएगा, वर्क माना जाएगा 0 माना जाएगा। ठीक, तो ये वाला केस कौन सा है, मैं इसको भी समझाता हूं। आपने फेमस कुली वाला एग्जांपल जरूर सुना होगा कि भाई एक कुली जो है, एक कुली, हाँ, उसने एक बॉक्स को ऊपर उठाया
सिर पे रखा उसने और वो आगे बढ़ रहा है। तो आपने देखा कि सर बॉक्स जो है सिर पे रखा है, तो इसका मतलब इस बंदे ने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया F, ठीक, और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में। तो आप ये देखो कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल बना 90 डिग्री। तो इसका मतलब आप बाय फॉर्मूला बोल दो कि भाई उसको बेचारे कुली ने कोई वर्क नहीं हुआ। इसके हिसाब से आपने कहा बोला बेटा देखो ऐसा है कुली सर कि आपने जो है ना एफएस 90 डिग्री बन रहा था, आप कोई वर्क नहीं हुआ, आप कोई पैसे नहीं मिले। पहले वो सामान तो बाद में रखेगा, पहले आपको रख देगा, समझे। तो यहां पे ना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो कह रहा है कि भाई वर्क 90 डिग्री के हिसाब से 0 हो गया। लेकिन जरा सोचो कि उसके पैसे क्यों बनते हैं? कुली आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, समझे। हाँ, तो देखो अभी क्या हुआ कि उस कुली ने सामान जो है नीचे से उठाया होगा, ठीक। ओवरऑल देखो सामान उसने नीचे से उठाया होगा और उठा के बोला यहां से यहां पहुंचा दिया होगा, ठीक। तो आप ये समझ लो कि भाई एक्चुअल में क्या हुआ कि उसने फोर्स, अब वो ये नहीं देख रहा, वो कुछ भी आपसे कह सकता है भाई साहब यहां फिजिक्स में झाड़ना, ये तुम्हारी फिजिक्स से झाड़ू लगा दूंगा, समझे। क्योंकि वो आपको फिर दूसरे तरीके से भी समझा देता है कि देखो ऐसा है कि मैंने फोर्स यहां बॉडी को यहां से यहां खिसका दिया, तो मैंने अपनी कुछ एनर्जी को इस वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरी एनर्जी का पैसा बन रहा है, निकालो पैसे, ठीक। और बहस के पैसे निकालो वो अलग ही है, समझे ना। तो वो इस तरह से तो मतलब कुली को पैसा देना पड़ जाएगा। इस फॉर्मूले को अधूरे तरीके से मत लगाने की कोशिश करना। लेकिन हाँ, कभी एफ एस कॉस 90 डिग्री बन रहा हो तो वहां भी वर्क को 0 माना जाता है, समझे ना। पैसा किसका बन रहा है? पैसा आप उसकी एनर्जी का पैसा मांग रहा है, वो आपसे कि यहां से लेके वहां तक एनर्जी लगी होगी, भाई एनर्जी का पैसा तो दे दो, समझे। तो ये बात है ना। आगे बढ़ जाएंगे अभी, और अभी हम बात करें कंजर्वेटिव फोर्स की। चलिए भाई, तो कंजर्वेटिव फोर्स देखो फोर्सेस जो है दो टाइप की, जब भी हम वर्क की बात करते हैं तो यहां पर दो टाइप के फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव। बट उससे पहले यहां पर एक जरूरी बात रह गई है। देखो क्या होता है कि वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। तो हमेशा याद रखो थीटा की वैल्यू जब भी 0 से 90 डिग्री होती है, 0 to 90 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल, तो इस केस में थीटा हमेशा कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो वर्क हमेशा होता है पॉजिटिव। जब भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री तक होगी तो क्या होगा? थीटा इस समय नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वर्क डन में थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है और एग्जैक्ट 90 डिग्री होगी तो 0 वर्क डन वहां होगा। ये बात। जब भी हम वर्क की बात करते हैं तो हमेशा वर्क में दो टाइप के फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरे होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो रास्ते पर डिपेंड नहीं करते, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसा तो नहीं है कि फोर्स हमेशा इंसान ही लगाता है। मैंने आपको बताया फ्रिक्शन भी तो फोर्स है जो मोशन को रोकना चाहता है, वर्क करना चाहता है कि नहीं। ग्रेविटी भी तो फोर्स है, अर्थ भी तो फोर्स लगा रही है। तो यहीं पर समझो बातों को कि देखो एक्चुअल में कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, जो रास्ते पर डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है, किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ठीक। समझो ग्रेविटी ना आगे जाने से नहीं रोकती, ग्रेविटी ऊपर जाने से रोकती है। तो अभी क्या होता है कि इस बॉल को मान के चलो मुझे h हाइट तक भेजना है, तो अब चाहे मैं यहां से जाऊं ऐसे और इस बॉल को यहां पर ड्रॉप कर दूं, कहां पे? इस बॉल को यहां पर ड्रॉप कर दूं, यहां पे इस जगह पे, या मैं यहां से आऊं और इस बॉल को यहां ड्रॉप कर दूं, या मैं किसी भी रास्ते से आऊं और इस बॉल को यहां ड्रॉप कर दूं। तो आप ये पाएंगे कि तीनों केसेस में मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट बराबर वर्क करना पड़ेगा, है कि नहीं। कैसे पता पड़ेगा बराबर वर्क? आप ये देखो जब भी इस बॉल को आप यहां पे रख देंगे तो आपने किसी भी मेथड से इस बॉल को यहां पे रखा, धक्का देने पे ये बॉल क्या जाएगी? तीनों केसेस में अगर आप सेम फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉल तीनों केसेस में बराबर डिस्टेंस तक जाएगी। इसका मतलब है इस बॉल के पास बराबर एनर्जी आई है तीनों केसेस में। हाँ, तो यहां पर आप ये देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने तीनों ही केसेस में बराबर वर्क किया है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इसी तरीके से और भी फोर्स, जैसे कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये पॉजिटिव चार्ज और एक ये पॉजिटिव चार्ज। अभी आप जानते हो दो पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हाँ, या कहूं कि दो ऑपोजिट चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी क्या होता है ना कि इस नेगेटिव चार्ज को मैंने यहां पे रख दिया, अब मैं इसको यहां से लाके यहां पे रख दूं, यहां से लाऊं या ऐसे रास्ते से लाऊं या यहां से यहां ले जाऊं,
लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां पर रखा हुआ है तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स आसान शब्दों में। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करते हैं ना, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये अट्रैक्शन फोर्स मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कौन से रास्ते से लाके इसको यहां पे रखा है, इस पर डिपेंड करेगा कि ये दोनों कितने पास पास में हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये फोर्स भी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये रास्ते पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये तो सिंपल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, समझे। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, ये तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है ना, जैसे मान के चलो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो पाथ पर डिपेंड करते हैं, रास्ते पर। फॉर एग्जांपल भाई इस ब्लॉक को मुझे इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है। अब क्या हो सकता है ना, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मैं यहां तक ले गया खिसका के, तो फ्रिक्शन तो होगा सरफेस के बीच में और उसके बीच में, तो फ्रिक्शन होगा। अब मान के चलो कि अगर रास्ता मेरा यहां से लेके यहां तक जाने का बोला ऐसे जाना है, बहुत रास्ता ट्रेवल करा मैंने और यहां पहुंच गया, तो आप देखोगे इस ब्लॉक को अगर मैं यहां से यहां तक ले जाता तो दूसरे रास्ते से ले जा रहा हूं तो दूसरे रास्ते में फ्रिक्शन कुछ और होगा। हाँ, अगर मैं इसको यहां से ले जाऊं, रास्ता मतलब ऊपर भी कोई सरफेस है और यहां से लेके यहां पे रखूं, तो उस केस में भी फ्रिक्शन कुछ और होगा। तो आप ये देखेंगे कि फ्रिक्शन जो होता है ये रास्ते पर डिपेंड करता है, कितना हमने ट्रेवल करा उस पर डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो भी वर्क होगा ये रास्ते पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड वर्क डन यूजिंग ग्राफ। देखो वर्क की कैलकुलेशन हम जो फॉर्मूला है एफ कॉस थीटा या सिंपल एफ उससे भी कर सकते हैं, और कई बार आपको वर्क की कैलकुलेशन करने के लिए ग्राफ भी मिलेगा। अब बेसिकली ग्राफ में एक एक्सिस पर फोर्स दिया होगा और दूसरी एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, और आपसे कहेगा कि भाई वर्क निकालो, और जो कर्व है वो ऐसा भी हो सकता है, बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम ग्राफ में ऐसा क्या करें कि हमें उस ग्राफ से वर्क की कैलकुलेशन मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, देखो होता क्या है कि भाई ग्राफ को समझने के लिए हमेशा हमें दो पॉइंट जानने होते हैं। एक होता है स्लोप, ये स्लोप क्या बताता है सर, तो स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, मतलब दोनों एक्सिस का डिवाइड कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो उसको हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में, अब अगर मैं दो एक्सिस का इंटू कर दूं, जैसे कि y एक्सिस का x एक्सिस से इंटू करूंगा, तो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो मुझे देता है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, तो मतलब अब मैं उस कर्व का एरिया निकाल लूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, जो भी इसका रिजल्ट है, ठीक। इसी तरीके से क्या होता है, एरिया अंडर कर्व की जब मैं बात करता हूं तो फोर्स का मैं डिस्प्लेसमेंट से इंटू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा फोर्स का डिस्प्लेसमेंट से इंटू कर दूंगा, दो एक्सिस का इंटू करने पे मैं क्या निकाल लेता हूं, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो दो एक्सिस का इंटू करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर कर्व, ये तरीका होता है। अब यहां पर देखोगे एरिया अंडर कर्व निकाल लूंगा, ठीक है, इस कर्व का एरिया निकाल लूंगा तो, लेकिन यहां पर जो एरिया अंडर कर्व है ये क्या देगा मुझे, वर्क। तो अगर मुझे वर्क बताना है तो मुझे ग्राफ में एरिया अंडर कर्व निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं आपको अभी समझ में आ जाएगा, ये दिया है 10 न्यूटन, ये दिया है 10 न्यूटन, और यहां पर मैं बोल सकता हूं कि भाई यहां पर दिया होगा ये 10 न्यूटन है, और यहां पर मैं बोल सकता हूं कि भाई ये कितना है, ये है 5 मीटर, ठीक है ना। तो अभी मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मतलब अगर मुझे वर्क निकालना है तो मैं इस एफएस का एरिया अंडर कर्व निकाल लूं, तो ये क्या बन रहा है, यहां पे बन रहा है ट्राइंगल, तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई, एरिया अंडर कर्व, ये ट्राइंगल है तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो अभी आप ये देखो 1/2, बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 5, और हाइट की वैल्यू है, हाइट की वैल्यू है यहाँ पे 10, मतलब ये तो यहां पर आप ये देखो कि आंसर कितना हो जाएगा, 25 जूल। तो आप अगर वर्क निकालना चाहते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, तो आप एरिया यहां पे कैलकुलेट कर लो, समझ गए, क्योंकि एरिया अंडर कर्व ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या देता है आपको, वर्क। चलिए आगे हम बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे एनर्जी की। अभी देखो एक्चुअल में क्या होता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर मेरे अंदर एनर्जी होगी तो मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि मैं कोई वर्क कर सकता हूं, समझे। तो एनर्जी सिंपल सी एक स्केलर क्वांटिटी है, जब तक मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी मैं वर्क कैसे कर पाऊंगा। तो बेसिकली एनर्जी कैपेसिटी है
स्ट्रेंथ है किसी भी काम को करने की। ठीक, चलिए, एनर्जी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप यहां से स्कूल गए, आपने एनर्जी खर्च करी, आप स्कूल से घर आए, आपने एनर्जी खर्च करी, तो डायरेक्शन का एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट भी जूल है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूले के सेम है, दैट इज योर ml² T-2। वैसे तो एनर्जी की बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि साउंड एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, लेकिन इस चैप्टर में हमें जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है दैट इज योर मैकेनिकल एनर्जी। तो भाई मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, या यूं कहें कि मैकेनिकल एनर्जी सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। मतलब जब हम एक सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देते हैं तो हमेशा क्या होता है भाई, हमेशा जो रिजल्ट आता है वो मैकेनिकल एनर्जी बताता है। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हमेशा याद रखो कि एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। एनर्जी हमेशा सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब यह है कि कभी भी एनर्जी किसी एक अकेली बॉडी के पास नहीं हो सकती। वो बॉडी वर्क करेगी तो उसके पास कुछ एनर्जी आएगी, मतलब जो एनर्जी है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी है। अगर इस दुनिया में सिर्फ एक इंडिविजुअल बॉडी है और कुछ नहीं है तो उसके पास एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी हमेशा एक्सचेंज इंटरचेंज होती रहती है। क्लियर है नाउ? तो जब हम बॉडी भी बोल रहे होते हैं तो वो बॉडी एक सिस्टम का पार्ट होती है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे यहां पे और समझेंगे। सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की है ना, मतलब इसके दो फॉर्म है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो समझो हम कहते हैं कि भाई उस बंदे में बड़ा पोटेंशियल है यार, वो तो कुछ कर बैठेगा एक आध दिन, है कि नहीं? तो पोटेंशियल का मतलब होता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। उस बंदे में बड़ा पोटेंशियल है, मतलब उसके अंदर वो जान, वो आग है कि वो कुछ कर सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी का स्टोर्ड फॉर्म होता है, स्टोर्ड फॉर्म। और ये कैसे आता है भाई, अगर हम फिजिक्स की अभी बात करें यहां पर, तो देखो ये जो एनर्जी है ये एनर्जी आती है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। हाँ, अलग अलग पोजीशन पर एनर्जी अलग अलग होगी। मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। जैसे कि और बात करते हैं पहले, तो एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी और सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि ये ब्लॉक अभी यहां पर है तो उसकी एनर्जी कुछ होगी, यहां पर हो जाएगा तो उसकी एनर्जी कुछ होगी, यहां पर हो जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। या कहूं अभी मैं एक मंजिल पर पानी की टंकी रखता हूं तो उस पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ और होगी। 10 मंजिल पर रख दूंगा तो आप देखते हो प्रेशर से, बड़ा प्रेशर से पानी आएगा तो उस पानी की पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, और इसी तरह से 20 मंजिल पर रख दूंगा तो पानी की पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है लोकेशन की या पोजीशन की प्रॉपर्टी भी होती है। अब सवाल यह आता है कि सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है, मुझे अच्छे से फील करवाओ, एकदम विजुअलाइज, मजा आ जाए, है कि नहीं? तो देखो, जब भी आप whenever work is done, जब भी आप वर्क करते हैं अगेंस्ट एनी फोर्स, then this work is stored in the form of potential energy। जब भी आप किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करें, है ना, कोई मना कर रहा है और आप वर्क करते चले जाए, तो तब जो पोटेंशियल एनर्जी जब जो एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल भाई ये ब्लॉक है और ये स्प्रिंग है, ये यहां से फिक्स है, क्या है ये यहां से फिक्स है। अभी समझो मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, आप खिल जाओगे। देखो यहां से क्या हुआ कि आपने इस ब्लॉक को प्रेस किया, आराम से प्रेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक। ये आप यहां तक पहुंचा आपने इस ब्लॉक को, इस मास को, ठीक। अब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप इस मास को प्रेस कर रहे हो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लगा रही, उल्टा इलास्टिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलास्टिक फोर्स। तो आप इस स्प्रिंग के इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट इसको प्रेस करते हुए चले जा रहे हो। आप इसको, अब देखो यहां तक आपको कम, मतलब थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ी। अब आप इसको और प्रेस कर रहे हो, और प्रेस कर रहे हो, और प्रेस कर रहे हो, आपको पसीना छूट गया, है कि नहीं? तो आपने स्प्रिंग को बहुत प्रेस कर दिया, तो आपने वर्क किया इस स्प्रिंग के इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट। तो इस स्प्रिंग के अंदर, इस पूरी स्प्रिंग के अंदर, इसके एक एक पार्ट के अंदर एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। हमने वर्क किया इस स्प्रिंग के इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट, तो स्प्रिंग के अंदर हमारा ही वर्क एनर्जी के फॉर्म में जाकर के स्टोर हो गया, और स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बोला सर मैं कैसे मान लूं कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है? तो आंसर है आप इसको छोड़ के देखो। जैसे आप इसको छोड़ के देखोगे ये ऐसे 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 ऑसिलेट करने लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ भाई हमने वर्क किया था, हमारा ही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। अब मैंने आपसे कहा था कि जो है एनर्जी जो है सिस्टम की प्रॉपर्टी है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ये ब्लॉक ही स्टार्ट हो सकता है, ये वाला पार्ट फिक्स है, आप इसको छोड़ दो, यहां से यहां पे हाथ रखे रहो, इसको फ्री कर दो, तो आप देखोगे कि ये ऑसिलेट करने लगेगा। तो एनर्जी
सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और जो हम वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और जिस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं उस तरह की पोटेंशियल एनर्जी आती है। इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहां पे, अब ये मेरे पास धनुष है, हाँ ये मेरे पास एक बो है। अब मैंने क्या किया कि इसमें यहां पे एरो लगाया और छोड़ दिया, बताओ ये एरो आगे जाएगा? बोलो बोलो ना, नहीं जाएगा ना। तो अभी हमने क्या किया कि इसको खींच लिया, और रामचंद्र भगवान की जय। अब आपने इसको खींच लिया और खींच करके बोला, जो भगवान का नाम लिया दूर तक खींचेंगे। ये जो है मैंने इसको पकड़ के कस के ऐसे खींच लिया। अब जैसे ही मैंने इसको पकड़ के अब जो है इसको पीछे खींचा, इस तीर को, इस एरो को, तो अब जो है जब मैं इसको छोड़ूंगा तो अब ये भयंकर जोर तेज जाएगा और बहुत दूर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसकी प्रत्यंचा को, ऐसे स्ट्रिंग को खींचा, तो मैंने इसकी इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया खींचने में, और फिर मैंने जब इसको छोड़ा तो ये बहुत दूर तक पहुंचा। ठीक है, चलिए भाई, तो अभी आपको यहां पर ध्यान देना है, अभी आपको यहां पर ध्यान देना है कि भाई यहां पर कौन सा हमने वर्क किया, इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट। तो यहां पर ये एरो के पास, मतलब पूरे सिस्टम के पास कौन सी एनर्जी आ गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और तब जाकर के, अब बोला कैसे पता इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई? बोले छोड़ के देखो। छोड़ा तो बोलो तीर बहुत आगे गया, बोलो सिया बल रामचंद्र की जय। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान देना है। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे। जैसे मान के चलो कि अगर यहां पर एक मेरे पास ब्लॉक है और मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट इस ब्लॉक को यहां पर पहुंचा दिया, तो मैंने ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, तो यहां पर इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी? आंसर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन होता है जिसको हम बोलते हैं भाई डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। कि अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूं तो स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्वेश्चन भी आपसे आराम से बन जाएंगे। तो हमने क्या किया कि भाई ये स्प्रिंग की मीन पोजीशन है, मतलब ऐसी पोजीशन कि अभी ये ब्लॉक जो रखा हुआ है ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक, अब देखो सबसे पहले इस स्प्रिंग का कुछ मटेरियल होगा। स्प्रिंग किसी मेटेरियल की बनी होगी, तो हर एक मेटेरियल की कुछ अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो आपने क्या देखा कि जैसे ही आपने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया तो आपने नोटिस करा कि जैसे मैं स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहा हूं और जैसे जैसे ये स्प्रिंग आगे को बढ़ रही है, देखो ऑब्वियस सी बात है, ये स्प्रिंग यहां है तो कुछ और फोर्स लगा, ये स्प्रिंग इतनी कंप्रेस कर दूंगा तो फोर्स बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे जैसे आप इसकी डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमने जाना कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय या डिस्टेंस कवर्ड बाय स्प्रिंग। ठीक है, तो जितना हम जो है इस डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं उतना ही फोर्स हमें बढ़ाना पड़ रहा है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया जिसको हमने बोला जो है के है ये, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम रख दिया स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या नाम रख दिया? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो के क्या है यहाँ पे? स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी देखो आप क्या जान रहे हो कि जो वर्क है यहां पर कांस्टेंट वर्क नहीं, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल वर्क डन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि आप देखो कि यहां पर आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा था, यहां पर आपको ज्यादा, यहां पर आपको ज्यादा, यहां पर आपको और ज्यादा, यहां तक दबा दिया तो और ज्यादा। तो फोर्स कैसा है? लगातार बदलने वाला वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स निकालने के लिए हम हमेशा एक बार में छोटा सा वर्क निकालते हैं क्योंकि फोर्स की वैल्यू लगातार बदल रही है। तो वेरिएबल फोर्स के कारण जब भी वर्क करना होता है तो इंटीग्रेशन मेथड से करते हैं। तो हमने क्या किया कि वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग स्प्रिंग बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx। ठीक है, तो dx डिस्टेंस तक आगे बढ़ाने में जो हमें वर्क करना पड़ा इसको हमने नाम दिया dw। तो dw कितना हो गया? देखो फोर्स, वैसे वर्क का फॉर्मूला था फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या किया कि एक छोटी सी डिस्टेंस ली, छोटी डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि बड़ी डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो फोर्स की वैल्यू फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो हमने क्या किया? dw का इंटीग्रेशन करा तो हमें मिल जाएगा टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन हमें कहां से कहां तक कराना है? लेट्स से ये स्प्रिंग जो है x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू x तक हमने डिस्प्लेस करा दी है। तो x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कराने में कितना वर्क करना पड़ा? तो लिमिट लगा दी 0 टू x। अभी देखो f की जगह हमने क्या रख दिया? f की जगह हमने रख दिया kx और ये dx। अभी k तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, तो इसको हमने कर दिया बाहर, ये कांस्टेंट है। x को हमने रखा रहने दिया अंदर, तो x का डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू x। x का सॉरी इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, लिमिट है 0 टू x। अब हमने x की जगह पे एक बार अपर लिमिट और x की जगह पे एक बार लोअर लिमिट पुट करी तो w इज इक्वल टू आ गया 1/2 kx स्क्वायर। अब यही वर्क हमने कहा है कि जो स्प्रिंग है उसकी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो हमने यहां पे लिखा u इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। ये क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। दिस इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, जरा समझते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि हमने कहा मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब जो
जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड फॉर्म है, जब वही एनर्जी को हम खर्च करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में खर्च हो जाती है। फॉर एग्जांपल भी मैंने खाना खा लिया, मेरे अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट वगैरह के कारण जो बढ़िया एनर्जी भर चुकी है, मुझे मोटिवेट भी कर दिया आपने, बढ़िया एकदम मस्त एनर्जी आ गई है, तो वो मेरे अंदर स्टोर है, बोला आज तो कुछ भी हो जाए रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। अब मैंने दौड़ लगाना स्टार्ट करी, तो जो भी मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। आसान शब्दों में आप ऐसा मान सकते हैं कि हमने पानी को चढ़ाया था ऊपर टंकी पे, है क्या नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद लेके मोटर की हेल्प से। अब पानी चढ़ गया ऊपर टंकी पे, तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट गया ऊपर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने नल खोल दिया तो पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसा डैम में होता है, डैम में होता है ऐसा क्या होता है कि डैम में पानी भरा रखा है एकदम स्टोर्ड, ठीक, तो डैम के पानी में कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। फिर जैसे डैम से पानी आएगा टरबाइन पे जाएगा, तो अभी क्या होगा कि जो वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, पानी यहां पर क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ये जब पानी मूव करके आया तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। फिर टरबाइन से जनरेटर वगैरह चलते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे हमने देखो यहां पे हमने क्या किया कि यहां पे क्या किया कि हमारे पास ये ब्लॉक था, इसके पास ग्रेविटी के अगेंस्ट लेकर के आए तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, धक्का दे दिया तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो मोशन के कारण, दौड़ भाग के कारण जो भी एनर्जी होती है या दौड़ते समय जो एनर्जी का फॉर्म है, ये एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई अब देखिए इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्योरम करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। आपके एग्जाम के लिए ना एकदम इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है, मैं इसको नाम दूंगा भाई। देखिए जरा अभी इस वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या कहती है, देखो जैसे मान के चलो कि एक मान के चलो ठेला आ रहा है, ठीक है, मैं कार का एग्जांपल देने वाला था तो मुझे लगा मैं नहीं रोक पाऊंगा यार कार को, ठीक है। मान के चलो ठेला आ रहा है, अब वो जो है ना कहीं से धड़कता हुआ आ रहा है ऐसे। अभी मैंने क्या किया, उस ठेले के पास कुछ वेलोसिटी थी, मैंने उस ठेले पे फोर्स लगाया और उसको रोकने की कोशिश करी, ठीक, मैं फोर्स लगा रहा हूं। अब ये क्या हुआ, पहले उसके पास कुछ वेलोसिटी थी और मैंने अंत में जाकर के ठेले को रोक दिया, तो ठेले के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, कार्ड समझ गए ना, तो ठेले के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, मैंने फोर्स लगाया मतलब मैंने वर्क किया, ठीक। तो मैंने फोर्स लगा के उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया, ज्यादा वेलोसिटी थी तो कम वेलोसिटी हो गई, ज्यादा थी तो एकदम जीरो हो गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब मैंने फोर्स लगाया, मैंने वर्क किया, तो मेरे वर्क करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। तो जब भी वर्क करा जाएगा तो उस वर्क करने से किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, यही कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए मैं यहां पर आपको एक और एग्जांपल से बता सकता हूं कि मान के चलो ये मेरे पास एक कार है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, इसकी वेलोसिटी थी पहले u और उसके बाद फोर्स लगाता गया तो भाई इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v। तो अल्टीमेटली इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी हाफ इंटू मास इंटू कुछ वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी बदल गई तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज आ जाएगा। तो इसने बंदे ने जो वर्क किया, इसके वर्क करने से इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, दैट इज कॉल्ड कि भाई वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी या फोर्स लगाने से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो आप जानते हो कि भाई जैसे मान के चलो कि वेरिएबल फोर्स अगर है तो हम क्या करते हैं कि वर्क को निकालते हैं स्मॉल फॉर्म में। तो पहले dw इज इक्वल टू हमने किया f इंटू dx, ठीक है, f इंटू dx। पहले फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा था, फिर फोर्स जो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के बाद फोर्स की वैल्यू बदल दी गई और फोर्स जो है अब कार चल गई तो कम लगाना पड़ रहा है। तो फोर्स छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमने निकाला dw। अभी फोर्स को आप लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, इस कार का कुछ मास होगा, वेलोसिटी बदलने से इसकी कुछ एक्सेलरेशन होगी, तो हमने फोर्स को क्या लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन। आप जानते हो कि एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और dx ऐसा का ऐसा है। अब देखो अभी क्या मैं इस dx को, देखो dt तो अपॉन में, तो मैंने क्या किया कि dx को इस साइड मतलब इस dt को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, जैसे मैं यहां पर ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो dx अपॉन dt है, ये dx अपॉन dt, इस dx अपॉन dt को मैंने ऐसे लिख सकता हूं ना। तो ये जो dx अपॉन dt है ये बन गया v, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है वेलोसिटी, तो ये बन गया m इंटू v इंटू dv। तो वर्क का फॉर्मूला आ गया mv dv, क्या आ गया mv dv। बस ये तो हो गया स्मॉल वर्क। अभी हम क्या करेंगे, हमें टोटल वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। जैसे आपने इसकी वेलोसिटी u से बदल के v कर दी, तो आप क्या देखते हैं कि आपको टोटल वर्क डन निकालना है, तो आपने यहां पे mv इसी का इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करा फ्रॉम लिमिट u टू v, इंटीग्रेशन करा v का m तो बाहर आ गया, तो आ गया v² बाय 2, लिमिट होगी u से लेकर के v तक।
हाँ, क्योंकि वेलोसिटी यहीं से चेंज हो रही है। तो हमने लिमिट पुट करी, पहले v की जगह पे v तो v²/2, फिर v की जगह पे लोअर लिमिट तो u²/2, उसके बाद हमने इसको सेपरेट कर दिया तो हाफ mv² माइनस हाफ mu² हो गया, हाफ mv², v फाइनल वेलोसिटी है तो ये हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जो वर्क हो गया, इस वर्क से k फाइनल माइनस इनिशियल हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने जो वर्क किया जिस फोर्स से, वो वर्क काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्रोड्यूस कर रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको, याद रखिएगा भाई। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे और अभी हम बात करेंगे प्रूव दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। मैं थोड़ा सा नीचे बैठ जाऊंगा और आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़िया सुंदर सा दिख रहा है ना, तो ये आपको काम आएगा। नाउ अभी समझना इसको, देखो जरा क्या कहा जा रहा है कि प्रूव दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कंजर्व। मतलब मैकेनिकल एनर्जी सम होता है भाइयों, देखो किसका, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। तो मान के चलो मेरे पास एक बॉडी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक। अब मेरे पास ये बॉडी है या एक ये बॉल है, अब ये बॉल ऊपर से मैं ड्रॉप कराऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्री फॉल करेगी। तो अब हम यहां पर प्रूव करेंगे कि 3 पॉइंट हमने मार्क कर लिए, इस हाइट पे, ए पे, बी पे और सी पे। इन तीनों पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि भाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, अदरवाइज नहीं है। तो अभी देखो होता क्या है कि हमने 3 पॉइंट मार्क कर लिए। पहला पॉइंट मैंने बोला ए, दूसरा बी और तीसरा सी। यहां से बॉल को ड्रॉप करा गया, मतलब अभी ए पॉइंट पर बॉल है, यहां पे मैं पकड़ के रखा हूं, यहां से मैंने बॉल को ड्रॉप करा। ये जो ए पॉइंट है ये एच हाइट पे, कहां पर है, एच हाइट पे। हाइट हमेशा ग्राउंड से देखी जाती है। मान के चलो कि आप ना आप मान के चलो कि भाई ये ऐसे, कभी भी आप मान के चलो कि यहां पर हो, ये ऊपर से 2 ब्लॉक हो रहे हैं, तो आप ये थोड़ा ना बोलोगे मैं दूसरी मंजिल पे हूं। कभी बताना तो कहां बोलोगे, बोलो मैं 8वीं मंजिल पे हूं, 10 मंजिल का ये ब्लॉक है। समझे, क्योंकि हाइट हमेशा कहां से बताई जाती है, नीचे से बताई जाती है। समझे, मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा यहां तक हाइट में जो है 6 इंच है, यहां तक तो भाई 5.5 फीट हो गई, 5 फीट हो गई। बात समझ में आ रही है। तो हाइट हमेशा कहां से बतानी है, नीचे से। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व प्रूव करने के लिए एनर्जी फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट ए। तो हमने माना कि भाई एक बॉडी है जिसका मास है m, इसका मास मान लिया हमने m, इसको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, हाइट h से। तो सबसे पहले केस 1 मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे a पॉइंट पर। तो भाई मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी। तो देखो जब भी हम ये यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो जब भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है mg इंटू h। क्या होता है, mg इंटू h। देखो h क्या है, हाइट, तो mg इंटू हाइट क्या है, mg इंटू हाइट। तो अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है, mg इंटू हाइट। तो mg जब पॉइंट ए पर है बॉल तो हाइट कितनी है, h, तो mg h हो गई पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। अभी हम ए पॉइंट की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है। भाई ए पॉइंट से तो मैं ड्रॉप करूंगा ना, अभी तो बॉल ए पॉइंट पर ही है तो इनिशियल वेलोसिटी अभी 0 है। हाँ, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये पॉइंट वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो है mgh, काइनेटिक एनर्जी 0। तो ए पॉइंट पर जो एनर्जी आ गई दैट इज योर mgh। अभी फाइंड आउट करेंगे बी पॉइंट पर एनर्जी कितनी है। तो अभी हमने देखा कि बॉल जो है यहां पे तो 0 वेलोसिटी थी, उसके बाद वेलोसिटी कुछ बढ़ गई होगी और बी पॉइंट तक आते आते इसकी कुछ वेलोसिटी हो गई होगी b, ठीक है। कुछ वेलोसिटी मान ली बी पॉइंट तक आते आते, ठीक। जब ये ए से बी तक आई तो ए से बी तक आते समय इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितनी, x डिस्टेंस नीचे आ गई। अब हाइट की बात करें तो यहां से ग्राउंड से हाइट कितनी मानेंगे, h माइनस एक्स। भाई ये x है तो ये h माइनस एक्स। नाउ अभी देखो जरा पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mg इंटू हाइट, mg इंटू हाइट। अभी हाइट देखो बी पॉइंट पर हाइट कितनी है, h माइनस एक्स, नीचे से देखना है ना हाइट, तो h माइनस एक्स। अभी पोटेंशियल एनर्जी बन गया mg h माइनस mg x, ठीक है, इंटू कर दिया ब्रैकेट ओपन करके। अब मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी कि इस बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी सम है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अब मुझे नहीं पता कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है बी पॉइंट पे, तो पहले मैंने एक काम किया, बोला थर्ड इक्वेशन से वेलोसिटी निकाली। तो वेलोसिटी v स्क्वायर चाहिए ना, तो तीनों इक्वेशन सोच लो, v स्क्वायर किस में आता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। पूरा मोशन नीचे की साइड हो रहा है ना, तो हमेशा पॉजिटिव साइन ले लो। जब मोशन की डायरेक्शन एक ही होती है तो हमेशा पॉजिटिव साइन ले लो। तो v स्क्वायर की वैल्यू u की वैल्यू तो 0 थी, इनिशियली हमने इसको ड्रॉप करा तो इनिशियल वेलोसिटी 0। तो a की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिस्टेंस की जगह कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके बॉल नीचे आई है, तो b पॉइंट तक इसने x डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो देखो यहां पे क्या लिखोगे, x।
तो यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जब भी आपने निकाला तो इसकी जगह रख दिया 2gx, 2 से 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई mgx। अभी आपने u प्लस के कर दोगे तो मैकेनिकल एनर्जी निकल आएगी बी पॉइंट पे, तो आपने u प्लस के किया तो यहाँ पे mgh माइनस mgx और प्लस mgx, ये से ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा eb, बी पॉइंट पर भी एनर्जी कितनी आ गई mgh। ठीक है, तो मतलब ए और बी पे तो एनर्जी सेम आ रही है। अभी हम बात करेंगे कि भाई सी पॉइंट पर एनर्जी कितनी है। भाई सी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पे। ये हमने तीसरी स्लाइड निकाल दी है, तो सी पॉइंट पे देखेंगे तो आप ये चेक करो, सी पॉइंट तो ग्राउंड पे ही आ गया ना, तो सी पॉइंट की हाइट कितनी है? 0, तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी सी पॉइंट पे 0। अभी हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता मुझे कि यहां पर सी पॉइंट तक आते आते कि जो है वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो हमने निकाला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखना u की जगह 0 हो गया, a की जगह हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये देखो s क्या है? डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके ये बॉल सी पॉइंट तक आई है। देखो क्या इसने x डिस्टेंस ट्रेवल करी है? नहीं, ये a से c तक आई तो उसने h डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो यहां पे s की जगह क्या लिख दिया हमने? h। तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2gh। काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो ये आ गई हाफ एम बी स्क्वायर, वी स्क्वायर 2gh, तो ये अल्टीमेटली बन गई mgh। अभी इसके बाद मुझे निकालनी है मैकेनिकल एनर्जी, तो मैंने क्या किया कि E इज इक्वल टू यू प्लस के। भाई u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू है 0, k की वैल्यू है mgh, k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू है mgh। अभी आपने दोनों को ऐड करा तो c पॉइंट पर भी काइनेटिक मतलब जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ये कितनी हो गई? ये हो गई mgh। तो इस तरह से आप कह सकते हो a b और c तीनों पॉइंट पर जो मैकेनिकल एनर्जी आ रही है ये सेम आ रही है, तो आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो हर तरीके के क्वेश्चन में कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ये आपकी कंजर्व होती है। ठीक है, अभी 11:15 का समय हो चुका है और अपन इसको थोड़ा सा, और ये वीडियो रह गई है अपनी करीब 15-20 मिनट की, इसको जल्दी से खत्म करेंगे। अभी हम बात करेंगे पावर की। कोलिजन भी है, कोलिजन भी है भाइयों, क्यों घबरा रहे हो? अच्छा अब चलो हमने इतना पढ़ लिया, अब मैं आपके उस क्वेश्चन का जवाब आपसे पूछता हूं कि अगर मैं मान के चलो लगातार बोल रहा हूं, मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं करी, अब तो इतने पढ़े लिखे हो गए हो, तो बताओ क्या मुझे इस चीज का पैसा मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए? जरा सोचो, मैं आपसे सिंपल बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा हूं, क्या मेरा वर्क माना जाएगा? क्या मेरा पैसा बनता है? बोलो कमेंट सेक्शन बताना, मैं आपसे आपका कमेंट जानूंगा कमेंट सेक्शन में कि अगर मैं सिंपल पढ़ा रहा हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा हूं, तो मेरा पैसा बनता है कि नहीं बनता? आप कमेंट सेक्शन में लिखना है सर बोला सर पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है। अगर हो तो रीजन भी बता देना, है कि नहीं? चलो तो मैं आपका इंतजार करूंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख करके जाना। हाँ टाइम भी हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि भाई इस कम से कम इतनी थोड़ी सी मेहनत का एक रिस्पांस तो मिलना चाहिए। ठीक है, चलो मजा आया कि नहीं आया वीडियो में, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए तो अभी हम ना बात करेंगे पावर की। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, आपको डायरेक्ट हमारा कनेक्शन बना रहेगा। पावर की बात करेंगे तो देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कहते हैं पावर, तो पावर का मतलब हम समझते हैं ताकत। ठीक है, अब फिजिक्स की भाषा में ताकत का मतलब है जो जितनी जल्दी वर्क कर देगा ना वो उतना ताकतवर इंसान है या वो उतनी ताकतवर मशीन है। तो पावर का मतलब क्या है? वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से वर्क करा जा रहा है, कौन सी मशीन ज्यादा जल्दी जल्दी वर्क कर रही है, उस मशीन को हम ज्यादा पावरफुल बोलेंगे। जैसे कि एक इंजन है गाड़ी, हाँ, और एक 15 सीसी का इंजन, एक 12 सीसी का या 1000 सीसी का, तो आप देखते हैं 15 सीसी का जो इंजन है ना, ये उसी वर्क को जल्दी टाइम में पूरा कर देगा, मतलब सेम डिस्टेंस को जल्दी से टाइम में जो है कवर कर देगा, तो वो इंजन ज्यादा पावरफुल बोलते हैं अपन। ऐसा थोड़ा ना इंजन को थोड़ा ना लड़ा रहे हैं, मतलब उठा के पछीड़े तो देख लें कौन बच रहा है कि नहीं? तो पावर का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने रेट से, किस रेट से जो है जल्दी जल्दी काम हो रहा है ना। पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होती, तो और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो होती है वॉट। 1 किलोवाट की बात करें तो 1 किलोवाट में होता है 1000 वॉट, और यहां पर 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वॉट। अच्छा पावर को ना हम जो है दूसरा फॉर्मूला ही बना सकते हैं। देखो जरा यहाँ पे देखिए, देखो वर्क, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, वर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला हो गया पावर इज इक्वल टू क्या? फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, वेक्टर फॉर्म में, भाई पावर स्केलर है तो पावर को हमने लिखा है स्केलर, अभी फोर्स तो वेक्टर है ना, तो फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी भी वेक्टर। ठीक है, और जब दो क्वांटिटी वेक्टर होती है, दो क्वांटिटी वेक्टर और वेक्टर वेक्टर के रिजल्ट से, वेक्टर वेक्टर के मल्टीप्लाई से जब स्केलर क्वांटिटी पैदा होती है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। और जब इसको ओपन करें ना तो यहां पे एफ वी कॉस थीटा भी बन जाता है, ध्यान रखना। ठीक है,
ध्यान रखना है इसको। तो पावर का ये फॉर्मूले हो गए वर्क के टर्म में भी और फोर्स और वेलोसिटी के टर्म्स में भी। अब मान के चलो कि भाई पावर पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी जो है मैं आपको करा दे रहा हूं, ताकि क्योंकि पावर में बहुत सारी थ्योरी तो है नहीं समझने पढ़ने को, ठीक ना। तो अभी पावर पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा होता है, चलो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया जा रहा है कि कार है जिसका मास है 2000 केजी। चलो कार का मास हो गया 2000 केजी, ठीक। इसको लिफ्ट करा जा रहा है अप टू 30 मीटर बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मिनट। हाँ नाउ, तो मतलब डिस्टेंस जो कवर करी जा रही है ये कितनी है, 30 मीटर लिफ्ट करा जा रहा है, ठीक है। चलिए सेकंड क्रेन भी सेम काम करती है बट वो 2 मिनट का टाइम लेती है। सेकंड क्रेन भी क्या करती है, सेम वर्क करती है बट वो कितने मिनट का टाइम लेती है, बट वो 2 मिनट का टाइम लेती है। तो पहली क्रेन के लिए जो टाइम हो गया T1 ये हो गया आपके पास कितना, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। और दूसरे क्रेन के लिए टाइम हो गया T2 ये हो गया आपके पास 120 सेकेंड। अब दोनों क्रेन ने वर्क करा है। व्हाट इज द पावर अप्लाइड बाय ईच क्रेन, दोनों क्रेन की हमें पावर निकालना है। तो अगर मैं पावर निकालूंगा P1 तो P1 का फॉर्मूला होगा वर्क अपॉन टाइम। क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। अभी देखो तो P1 निकालूंगा तो वर्क W अपॉन T1 और P2 निकालूंगा सेकंड वाले की पावर तो वर्क अपॉन T2। अभी वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहां पे नहीं बताया, तो आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करें और यहां पर डिस्टेंस की जगह यहां पे लिखें हाइट। क्या लिखें, हाइट। क्वेश्चन आपको आपकी बुक्स में कभी भी देखोगे तो ये हाइट के फॉर्म में दिया होगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं हाइट कि भाई इनको 30 मीटर हाइट तक इस क्रेन ने उठा करके रखा हुआ है। तो अगर हाइट पे जा रहा है तो मैं यहां पे डायरेक्ट लगा सकता हूं mgh। क्या लगा सकता हूं, mg, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना वर्क का फॉर्मूला। तो कोई भी बॉडी जिसपे ऊपर को उठाया जा रहा है या नॉर्मली उस पे हर मास पे कितना फोर्स लगता है, mg, और कितनी हाइट तक, h हाइट तक, mgh अपॉन T1 और यहां पे भी mgh अपॉन T1 मतलब T2। अब यहां पे देखेंगे m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 30 और g की वैल्यू मैं 10 लेके चलता हूं यहां पे, और h की वैल्यू कितनी है, सॉरी m की वैल्यू 2000, g की वैल्यू है 10 और हाइट की वैल्यू है आपके पास 30 मीटर। अपॉन में टाइम T1 का जो है डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 60। तो यहां से ये आपके पास 2 बचेगा और यहां से आपके पास 1 बचेगा। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि ये कितनी हो गई, 10,000 वॉट। इसी तरीके से यहां पे निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5000 वॉट, क्योंकि टाइम तो डबल है। तो यहां पे समझो कि यहां पे 5000 वॉट और यहां पे 10,000 वॉट। मतलब पहली वाली क्रेन मशीन की जो पावर है वो कितनी है, वो पावर कितनी है, ये पावर है आपके पास, फर्स्ट वाले की पावर है 10,000 वॉट, सेकंड वाले की पावर है 5,000 वॉट। अभी सुनो आगे क्या पूछ रहा है, डू क्रेन्स कंज्यूम सेम और डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्यूल। तो देखो यहां पर ना एवरेज की बात नहीं है, तो आप यहां पे लिखेंगे दोनों ही क्रेन इसकी पावर कम है। भाई सिंपल सी बात है, एक पंखा जो है कम वॉट का, एक पंखा ज्यादा वॉट का, दोनों बराबर ही अगर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सेम बराबर ही अगर वर्क कर रहे हैं तो दोनों का जो फ्यूल कंजम्पशन है दोनों ही क्रेन का वो कैसा होगा, सेम। तो आप यहां पे लिखेंगे दोनों ने वर्क तो बराबर करा, वर्क इज सेम, सो फ्यूल कंजम्पशन इससे क्लियर है। नाउ इतनी बात क्लियर हो गई। इस तरह से आप वर्क के जो है क्वेश्चन को करेंगे। फोर्स इंटू वेलोसिटी के फॉर्मूले से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज कॉल्ड कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टकराना, स्ट्राइक करना। कोलिजन का मतलब क्या है, कोलिजन का मतलब पढ़ थोड़ा ना रहा हूं, वहां टाइमिंग देख रहा हूं। कोलिजन का मतलब है टकराना या कोलाइड करना। तो अभी क्या होता है, अच्छा एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूं। कोलिजन का मतलब यह भी होता है कि दो बॉडी बिना टकराए भी अगर लौट गई और उनका जो डायरेक्शन है वो बदल गई तो इसको भी हम कोलिजन की कैटेगरी में रखते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल। तो उसमें क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाह रहा हूं बस आपको कि जो गोल्ड की जो न्यूक्लियस होती है उससे अल्फा पार्टिकल बिना टकराए जो है लौट जाते हैं, तो इसको भी अपन कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स यदि कोई डायरेक्शन बदल जाए कोई ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट के कारण, तो उसको भी हम कोलिजन की कैटेगरी में रखते हैं, भले ही वो टच ना हो पाया हो। समझे, ऐसा एग्जांपल आपको रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलता है। चलो आसान भाषा में अभी आप ये समझो, कोलिजन का मतलब प्रोसेस ऑफ कोलाइडिंग
दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में कोलाइड कर रहे हैं या उससे ज्यादा, तो हम ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं कोलिजन, मतलब टकराना, मतलब स्ट्राइकिंग की प्रोसेस है। अब कोलिजन आपके बेसिकली 4-5 टाइप के होते हैं। पहला कोलिजन आपका इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन को हम परफेक्टली इलास्टिक भी बोलते हैं। इस कोलिजन में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट आए, एक दूसरे टकराए और जिस वेलोसिटी से आए थे उसी वेलोसिटी से लौट गए। तो मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी में यदि किसी तरह का कोई लॉस नहीं होता है तो ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक, और इस कोलिजन में टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। क्या होती है? टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। ठीक, नाउ अच्छा, टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व होती है। क्यों होती है? कारण उसका यह है कि भाई एनर्जी है। अब मान के चलो कि एनर्जी इसकी कम इसकी ज्यादा हो गई, या कहने का मतलब हुआ कि एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में तो कन्वर्ट हुई होगी ना, चाहे साउंड एनर्जी के फॉर्म में हो गई या लाइट एनर्जी के फॉर्म में हो गई। तो कहने का मतलब है एनर्जी का कन्वर्जन कहीं ना कहीं हुआ होगा। तो टोटल एनर्जी कंजर्व हमेशा होती है। काइनेटिक एनर्जी वगैरह तो बदल सकती है, लेकिन टोटल ओवरऑल जो सभी एनर्जी का सम है वो हमेशा कैसा होगा? कंजर्व होगा। ठीक, नाउ और टोटल लीनियर मोमेंटम भी इसमें कंजर्व होता है। इलास्टिक कोलिजन में किसी तरह का कोई लॉस नहीं होता, ना ही मोमेंटम का ना ही काइनेटिक एनर्जी का। अब आ गए भाई इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है ऐसा कोलिजन जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व ना हो या सेम ना हो। इफ देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, भाई इन दोनों की मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ है, इसकी काइनेटिक कुछ है, टकराने के बाद दोनों अलग अलग वेलोसिटी से बॉल चली गई उधर उधर। इलास्टिक में क्या था? जिस वेलोसिटी से आएंगी उसी वेलोसिटी जाएंगी, और इनलास्टिक में क्या है? जिस वेलोसिटी से आई थी उस वेलोसिटी से नहीं जाएंगी। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं रहती, लेकिन टोटल एनर्जी, नॉट टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है। जैसे कि अगर किसी फॉर्म में कन्वर्जन भी हुआ है तो वो कंजर्व ही तो है, कांस्टेंट है। टोटल मोमेंटम भी कैसा होता है? कंजर्व, मतलब टकराने से पहले दोनों की मोमेंटम और टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन दोनों का मोमेंटम कैसा होता है? कंजर्व। आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कैसा होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि मान के चलो दो बॉल आए, ठीक है, और दो बॉल चिपक जाएं। अभी दोनों बॉल कॉमन वेलोसिटी से आगे बढ़े। जैसे चलो मैं ऐसे बोल देता हूं कि एक बॉल मेरे पास ये है, ये जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, और एक बॉल मेरे पास ये है, ये आ रही है 3 मीटर पर सेकंड से। ये बॉल आई और इससे आके चिपक गई। ठीक, अब ये दोनों बॉल, बोला चलो बहन अब एक साथ दौड़ेंगे, ठीक है। अब ये दोनों बॉल किसी कॉमन वेलोसिटी से एक साथ चिपक गई, अब ये एक साथ आगे बढ़ रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब आफ्टर कोलिजन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी। दो बॉडी चिपक जाती हैं और कॉमन वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ने लगती हैं, ठीक है। अभी एक होता है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन मतलब सिर से सिर टकरा दें, हाँ। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है? ऐसे कोलिजन में कोलाइडिंग बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती है और टकरा जाती है कोलिजन के बाद, और फिर भी सेम डायरेक्शन चलती चली जाती हैं। जैसे कि मान के चलो ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ये आई मतलब ये बॉल आई, इसमें टकराई, अब ये बॉल भी अभी भी आगे बढ़ी चली जा रही है और ये बॉल भी अभी भी आगे बढ़ी चली जा रही है। वेलोसिटी बदल गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ऐसे मान के चलते चले जाएं कि भाई एक बॉल मैंने आगे फेंकी, दूसरी बॉल उसके आगे फेंकी, दोनों बॉल ग्राउंड पे जो है मूव कर, जो है रोल कर रही है। जो आगे वाली बॉल है उससे पीछे वाली बॉल आके टकराई, ठीक। अब आगे वाली बॉल अभी भी आगे जा रही है और पीछे वाली बॉल अभी भी आगे जा रही है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अभी भी सेम है, उसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। अब दूसरा होता है ऑब्लिक और 2D, 2 डायमेंशनल कोलिजन, इसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल कोलिजन। अभी ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है कि मान के चलो कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, ये मान के चलो ये रेस्ट में है, और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये आपके पास मोशन में है। अभी टकराने के बाद क्या हो जाए कि ये यहां पे चला जाए और ये यहां पे चला जाए, तो हम इसको बोलते हैं हेड ऑन, मतलब जो है आपका ऑब्लिक कोलिजन या फिर 2 डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। स्कूल में आपके टेस्ट में या आपके जो है रिवीजन करने के नीट और जेई में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि भाई अगर दो बॉल्स हैं, ये आपको यहां पे प्रूव करना है। पहले मैं आपको बताऊं अब क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मतलब यहां पे मान के चलो एक ये बॉल है, पीछे वाली बॉल ज्यादा स्पीड में है, आगे वाली बॉल कम स्पीड में है, तो अभी क्या होगा, ये वाली बॉल आकर के इस बॉल से टकरा गई, ठीक। तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये जो बॉल है ये अप्रोच कर रही है, पहुंच रही है इसकी साइड, ठीक। ये अप्रोच करी, इससे टकरा गई। अभी इसके बाद क्या हुआ कि पहले वाली बॉल की वेलोसिटी कम थी, ठीक, और दूसरे वाले की बॉल की ज्यादा। अभी यहां पर ना वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई।
पहले वाली बॉल की जो मतलब दूसरे वाली बॉल की जो वेलोसिटी थी ज्यादा थी ना इसकी, तो अब इसकी वेलोसिटी कम हो गई और इसकी वेलोसिटी धक्का पड़ने से ज्यादा हो गई, तो ये बहुत स्पीड में जाने लगी। तो अभी क्या हो रहा था ना, ये अभी अप्रोच कर रहे थे, टकराने वाले थे, अब ये सेपरेट होने लगे। क्यों? क्योंकि ये पीछे रह जाएगी और ये आगे बढ़ जाएगी। तो हम यहां पर प्रूव करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब अप्रोच करने की जो रिलेटिव वेलोसिटी है u1 u2, ये सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर होगी। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमें प्रूव करना है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस b1। u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस b1। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, इससे न्यूमेरिकली बनते हैं। देखो जरा, तो अभी क्या हो रहा है कि यहां पर ना, यहां पर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई आपको u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस b1 प्रूव करना है। स्कूल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पे लिखेंगे भाई लीनियर मोमेंटम जो है ये किसी भी कोलिजन में कैसा होता है? कंजर्व होता है। हाँ, लीनियर मोमेंटम क्या है? कंजर्व है। तो आप यहां पर देखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम, कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम, ओवरऑल ये कैसा होता है? भाई वेलोसिटी इंडिविजुअल बॉल्स की चेंज हो रही है, लेकिन दोनों की इकट्ठी अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो वो सेम निकल के आएगी, है ना, दोनों का सम। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। यहां से हमने क्या किया कि 1 वाले को एक साइड और 2 वाले को एक साइड, तो यहां पे आ गया m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। क्लियर? अब इसके बाद हमने क्या कंडीशन रखी कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। तो आप यहां पर देखेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी पहली वाली बॉल की हाफ एम, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो पहली बॉल की काइनेटिक एनर्जी, दूसरी बॉल की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, पहली बॉल की काइनेटिक एनर्जी, दूसरी बॉल की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, मतलब फाइनल। अभी हमने फिर से 1 वालों को एक साइड कर लिया, 2 वाले को एक साइड कर लिया। तो हमने देखा कि हम इसको लिख सकते हैं 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। हम क्या कर सकते हैं कि हम यहां से पहले तो इसको कैंसिल करेंगे और हमने क्या लिखा कि u1 मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम a माइनस b a प्लस b लिख सकते हैं। यहां पर भी a माइनस b a प्लस b लिख सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो यहां पर u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2 आ गया। और मैं यहां से इसको लिख सकता हूं u1 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्टिव होगी ना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये हमने प्रूव कर दिया, तो हम इसको लिख देंगे hp, है ना, ये हो गया hp, मतलब हेंस प्रूव्ड। ठीक, चलो अब यहां पर आपको कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे अगर हम इन इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करते हैं, है ना, कि यहां से एक मैंने v1 की वैल्यू निकाल ली, यहां से मैंने v1 या v2 की वैल्यू निकाल ली, फिर मैं उसको काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन में पुट कर दूं, मतलब तमाम तरह के झगड़े करूं, तो उसके बाद जाकर के मुझे एक v1 की वैल्यू मिलेगी जिसके लिए डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, ठीक है, कभी भी। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट यहां पर एक फॉर्मूला याद करूंगा जो कि न्यूमेरिकल के लिए हिंट होगा। ठीक, तो न्यूमेरिकल टिप सुन लो कि कभी भी आपको इस तरह से इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि v1 और v2 की वैल्यू निकालना हो इलास्टिक कोलिजन में, तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, v1 के लिए u1। ठीक, नाउ अभी 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब नीचे m1 प्लस m2 है, ऊपर एक बार m1 माइनस m2, और अगर v1 निकाल रहे हो तो m2 इंटू u2। नाउ और v2 के लिए निकालेंगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है, नीचे m1 प्लस m2 ये दोनों में, ठीक है, दोनों साइड प्लस है, v2 है तो यहां पे u2 है, v1 था तो यहां पे u1 था, ठीक है, और यहां पे उल्टा हो जाएगा 2m1 2m2 u2 u1। ठीक, इस तरह से m2 माइनस m1 करोगे तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रख सकते हो तो याद रख लेना, डायरेक्ट ही जो है क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन अगर हम याद नहीं रख सकते तो आप क्या करेंगे, मैं आपको एक टिप देता हूं कि कभी भी इस तरह की कंडीशन बने तो आप क्या करेंगे, फाइंड एनी वैल्यू फ्रॉम रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन, मतलब आप रिलेटिव वेलोसिटी वाली इक्वेशन से कोई वैल्यू निकालो और उसको k इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल में पुट कर दोगे तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको मिल जाएगा ज्यादातर केसेस में। क्या, रिलेटिव वेलोसिटी वाली इक्वेशन से, मतलब u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 से आप कोई वैल्यू निकालो, वहां से जो निकल रही हो उसके बाद आप काइनेटिक एनर्जी और मतलब जो है काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन पुट करोगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा भाई आंसर जो भी है। बस आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लेके बताएंगे, मैं आपका कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा गाइज। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपको इस वीडियो में मजा आया कि नहीं आया, मतलब एक
मेरी भी एनर्जी का जो वर्क है वो मिलना चाहिए ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा जो वैल्यू पुट करता है, आपका प्यार मेरे लिए एक मोटिवेशन है। तो जरूर कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, और वहां पर देखो टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे बच्चों को नोट्स वोट्स नहीं मिलते हैं ना, तो आप जो है टेलीग्राम में जाओगे, वहां पे आपको लिंक्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, लिंक पास में मीडिया मिल जाएगा, है कि नहीं। तो मीडिया में बहुत सारी फाइल पड़ी है, सर्च कर लेना नाम से, जो भी आपको चाहिए हो, चैप्टर 5, 6 जो भी, उसके बाद क्लास 11 लिख देना, आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।